अच्छा, ये होमवर्क में सवाल दिया था पेज 399 पे। तो इसमें डिसमेंटल होना था प्लांट ने 20 साल बाद। तो जिस वक्त प्लांट इंस्टॉल हुए उस वक्त इसकी पी 3 मिलियन। तो हमने 19 मिलियन को इग्नोर करके 19 इंटू 1.1 रेज टू पावर 20 प्लस 20, फ्यूचर वैल्यू क्या निकली थी? 127.82। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकाल के सवाल शुरू करना था, लेकिन अनलकीली आगे भी उसने फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। देयर हैज़ बीन नो चेंज इन एस्टीमेट टिल 31 दिसंबर 13 एक्सेप्ट फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटीज हुज प्रेजेंट वैल्यू एज एट यकम जुलाई 13 वॉज एस्टीमेट मिड ऑफ ईयर वॉज एस्टीमेटेड एट 25 साल। यकम जुलाई 13 खरीदा कब? यकम जुलाई 8, 30 जून 9, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए इस्तेमाल करते हैं। कितने साल बाद डी इंस्टॉल करना है? 20 माइनस 5 15। तो इस 25 को इग्नोर करना था क्योंकि ये पीबी थी, और 25 इंटू 1.1 रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू पॉइंट। इससे फिर सवाल शुरू करना था। तो सवाल में अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग दी हो तो उसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया करें। ठीक है। ओहो, क्वेश्चन 4 लिखा हुआ था लेक्चर नोट्स में। अच्छा, क्वेश्चन 2 नहीं था लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ था होमवर्क में। इधर आप लोगों के सामने लिखा था, सही करवा देना था। क्लास में क्वेश्चन 3 कहा था, क्वेश्चन 2 कहा था। ठीक है, चलें ठीक है। अब ऑनलाइन में मैं सही करके अपलोड कर दूंगा आप लोगों को भी। और भी कोई मसला था? अच्छा, हज़ारों मसले ऐसे, हर मसले। पेज 370, पेज 370। पेज 372 पे आए, क्वेश्चन 3 का 3। डिस्कस हाउ द अबव मैटर शुड बी डेल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मैटर कैसे डील होगा। हमने 7000 यूनिट्स मेडिसिन के मंगवाए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। एक यूनिट कितने के? ₹70 मिलियन डिवाइडेड बाय 70,000, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000, 10,000। और हम डील कर रहे हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स में। तो फ़र्ज़ कर लें वो जो है ना ब्लड प्रेशर चेक करने वाला ऑपरेटस, वो हमने बाहर के मुल्क से मंगवाया है। 7,000 यूनिट्स मंगवाए हैं। अच्छा, मेडिसिन मंगवाई है, तो फ़र्ज़ कर लें कोई वैक्सीन हमने मंगवाई है। 7,000 वैक्सीन हमने मंगवाई हैं और एक वैक्सीन हमें 10,000 में पड़ी है, तो 70 मिलियन में सारी। लेकिन नवंबर 18 में ना एक स्टडी पब्लिश हुई है एक मेडिकल जर्नल में, न्यूज़लेटर टाइप जो चीज़ होती है, जिसने ये बताया है कि एक इससे बेहतर जो मेडिसिन है ना वो इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे रही है। ऑल्टरनेट मेडिसिन, मुतबादिल मेडिसिन इससे अच्छे रिज़ल्ट दे रही है। ईयर एंड पर हमारे पास सिर्फ 5,000 पड़े रह गए हैं। अल्लाह का शुक्र है बाकी बिक गए हैं। ईयर एंड पे हमारे पास सिर्फ 5,000 पड़े रह गए हैं। ऑन 25 जनवरी 19, उसमें से 4,000 जब मैंने बेचे
तो वो मुझे 8,000 के बेचने पड़े। खरीदे कितने थे? और कॉस्ट टू सेल कितनी आई? कॉस्ट टू सेल 10%। स्टॉक की एडजस्टमेंट है जी, बिल्कुल। स्टॉक की एडजस्टमेंट में IS 10 जो आज हम पढ़े हैं, स्टॉक की एडजस्टमेंट है जी, बिल्कुल। किस दिन बेचा स्टॉक? साल के बाद। वजह क्या पता चली? ऑल्टरनेट मेडिसिन आर। ये वजह कब पता चली? हमारे साल में। तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। वैसे तो ये वजह ना भी पता चलती तो स्टॉक का बाद में बिकना हमारे साल के वैसे ही क्या है, इधर तो हमारे साल के एंड पे कोई ना कोई मुझे मसला लग भी रहा था। अब आप बता दें कि जो मुझे जनवरी में नुकसान आया 4,000 यूनिट्स पर, क्या दिसंबर के एंड पर कोई इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? जी बिल्कुल। सवाल बता रहे हैं नवंबर की स्टडी। अगर ना भी सवाल बताता तो भी मेरे ख्याल से भी जो हमने क्लास अटेंड की है उसमें यही सीख है कि स्टॉक अगर साल के बाद सस्ता बिक जाए तो अगर साल के एंड पे भी बेचते तो सस्ता ही बिकना था। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं NRV की। कितने यूनिट्स पे कैलकुलेशन करूं NRV की? 7,000 पे जो खरीदे थे, या 5,000 जो पड़े रह गए, या जो 4,000 साल के बाद बिक गए? मेरे भाई 5,000 पे करेंगे कैलकुलेशन। 5,000 साल के एंड पर पड़े हैं, 25 जनवरी तक 4,000 बिक गए ऑन 25 जनवरी, बल्कि बाकी 26 जनवरी को 1,000 भी बिक जाएंगे। तो 31 दिसंबर को 5 के 5,000 में मसला है या 4,000 में मसला है? वो तो 5,000 में से 2 यूनिट्स भी बेच देते ना तो भी हमें पता चल जाना था कि हमारी चीज फारग हो गई है। हमने तो 5,000 में, अल्लाह का शुक्र है, 4,000 बेच दिए। तो 5,000 में मसला आइडेंटिफाई करें या 4,000 में सिर्फ? बाकी 1,000 आपके महंगे बिक जाने हैं माशाल्लाह। कल बाकी 1,000 महंगे बिक जाएंगे, लुट तो नहीं मची हुई। तो मसला जब आइडेंटिफाई हो गया तो सारे क्या बिकेंगे? तो साल के बाद अगर कोई हमारी इन्वेंट्री सस्ती बिक जाए ना तो इसका मतलब है जो बाकी वही वाला स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी सस्ता बिकना है। चलें जी, कॉस्ट बोलें। 10,000 जी बोलें। रुपीज इन मिलियन? 50 मिलियन। NRV एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। याद आ रहा है? या अगर कोई चीज़ रिपेयर करानी होती थी तो एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट पे IS 2 में माइनस करते थे। क्वांटिटी 5,000 ज़रब 40 मिलियन। कॉस्ट टू सेल इज लॉस 14 मिलियन का रिकॉर्ड होगा। The sale of units after the year end relates to a condition that existed at balance sheet date. ये कैलकुलेशंस करके आनी होती हैं पेपर में, बेशक ब्रैकेट्स में कर लें, बेशक नीचे शो कर दें अंग्रेजी के। भाई कितने लेक्चर हो गए हैं FR 2 के? इधर आ, वाह। The sale of stock after the year end relates to circumstances that existed at balance sheet date. Therefore, it is an adjusting event. Therefore, we will record an NRV loss of rupees 14 million in the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2018 by increasing the cost of sale and decreasing the inventory. अच्छा जी, क्वेश्चन 4। For the purpose of this question, you may assume that today is 15 फरवरी। इस लाइन का क्या मतलब होता है सवाल में? बस यही मतलब होता है कि हम 15 फरवरी को खड़े हैं, 15 फरवरी को खड़े हैं हम,
और हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31/12/17 जी। पॉइंट नंबर 2 जी मोहतरम, हमारा ईयर एंड कौन सा है? हम खड़े कहाँ हैं? 15 फरवरी। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ऑथराइज करनी है। डायरेक्टर्स ने हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके मार्च अप्रैल में ऑथराइज करनी हो। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग कि ये IAS 10 टाइप कोई चीज है, बस सवाल बता रहा है कि हम 15 फरवरी को खड़े हैं। लेकिन ये जरूर आप एज्यूम कर लीजिएगा कि डायरेक्टर्स ने इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज करनी है। डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन बाद में होनी है, अभी चीजें हमारे कंट्रोल में है। बस ये बता रहा है कि 15 फरवरी पे हम खड़े हैं। बाय डिफॉल्ट एज्यूम कीजिएगा डायरेक्टर्स ने इसके बाद ही साइन करने हैं। इन दिसंबर 17 अ मशीन, दिसंबर 15 में एक मशीन जो डिस्पोज ऑफ हुई है 35 लाख की टू रेसबरी फॉर कैश, 35 लाख रुपए आ गया। However, as per agreement, ML was also entitled to additional amount of 15 लाख, लेकिन 15 लाख हमें और भी आना है, which is dependent upon passing certain production test, जो कि डिपेंडेंट है प्रोडक्शन टेस्ट पास करने पे, जो इंस्टॉलेशन के बाद होंगे। 25 जनवरी को उसने कंफर्म कर दिया है कि अल्लाह का शुक्र है आपके प्रोडक्शन टेस्ट जो है वो मीट कर गए हैं, और जिस तरह हमने कहा था उस तरह हो गया है। ताज़ा ताज़ा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, इसमें इस तरह नहीं सोचना कि प्रोडक्शन टेस्ट अगले साल मीट हुए हैं तो है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन टेस्ट 31 दिसंबर को भी आप चला के देखते तो वो मीट कर जाने थे। तो इसमें तो स्टैंडर्ड में वाज़े गाइडेंस अवेलेबल है। जेट वाज ऑन पेज नंबर 349। लिखें सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, छोटा छोटा लिख लें यहीं कहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट for an asset, determination of sale price after balance sheet date of an asset। यार कितनी चिल में बैठे तुम लोग हाइब्रिड में, एक दो बंदे लिख नहीं रहे। determination of sale price after balance sheet date of an asset which is sold before year end is an इधर से देख लो ना, बिफोर इज एन एडजस्टिंग इवेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट विच वाज सोल्ड बिफोर ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। देयरफॉर सेल प्राइस विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज, बोलें जी, 5 million। सेल विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज 5 million। जनरल एंट्री क्या होगी हमारे साल, बोलें जी भाईजान। बाकी पैसे आगे में हैं, कैश डेबिट 3.5, इसको एडजस्ट करेंगे। और सेल क्रेडिट, चपेट मारो इसको, एसेट क्रेडिट और गेन लॉस। अगर लॉस आ जाए तो ये, गेन आ जाए तो दूसरा। तो डिस्पोजल की जनरल एंट्री होगी, लेकिन डिस्पोजल की जनरल एंट्री में कैश रिकॉर्ड करेंगे या रिसीवेबल? रिसीवेबल। इनकी आई कैप के सोल्यूशन जरूर आप लोगों ने पढ़ के आने, पढ़ के चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, ऑन 10 दिसंबर 2017, फील लाइक 10 दिसंबर 2017, ऑन 10 दिसंबर 2017 अ वर्कर फाइल्ड अ क्लेम। एक वर्कर ने 25 लाख रुपया मांगा है और उसने कहा है कि हमने वॉयलेशन की है सेफ्टी मेजर्स की, हमने
साल के एंड पे ना लॉयर ने कहा है कि देयर इज ओनली अ लिटिल चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन, कोई चांस नहीं है आपके केस हारने का, सबर। साल के आखिर में उसने ये कहा है, साल के आखिर में उसने ये कहा है। साल के बाद की डेट आ जाए तो आपने IAS 10 भी लगाना है साल के बाद, जब भी, बस IAS 10 सर कब लगेगा, जब कभी साल के बाद की डेट सवाल में दी हो। IAS 10 कब लगेगा, जब कभी साल के बाद की डेट दी हो सवाल में, तो IAS 10 भी लगाना है आपने। अच्छा, द केस इज स्टिल पेंडिंग, आई स्टिल पेंडिंग, 15 फरवरी। द केस इज स्टिल पेंडिंग, स्टिल का मतलब है 15 फरवरी। यहां ये इस लाइन का ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चे पूछते हैं ये लाइन क्यों दी हुई है सवाल में, इसलिए दी हुई है। द केस इज स्टिल पेंडिंग, किथे गया है, द स्टेट्स इज स्टिल पेंडिंग, द केस इज स्टिल पेंडिंग, केस अभी तक पेंडिंग है। उसने बता दिया ना हम 15 फरवरी को खड़े हैं, स्टिल पेंडिंग। हाउएवर हमारे लॉयर का अब ख्याल है, अब ख्याल है that there is a low chance, पहले था no chance, there is a low chance that court would award compensation of 2 million to worker। बताएं जी, पहले तो आप मुझे बताएं IAS 10 की रोशनी में क्या कुछ ऐसा हमारे साल से पहले हो चुका है कि हम एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सोचें? हाँ, लेकिन अनलकीली इसको एडजस्ट एंट्री करके नहीं कर सकते। हाँ, इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो IAS 10 की रोशनी में क्या कोई मसला एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट पे? हाँ, 10 दिसंबर को मसला एग्जिस्ट करता था। क्या अगर 31 दिसंबर को लॉयर कुछ और कह रहा है और 15 फरवरी को लॉयर कुछ और कह रहा है और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, तो लॉयर की दोनों में से कौन सी बात माने? एक्स ईयर एंड वाली नहीं। सुबह अब्बू ने कुछ और कहा, दोपहर को अब्बू ने कुछ और कहा, शाम को कौन सी बात माने? जो दोपहर को कहा, जो बाद में कहा। ईयर एंड पे लॉयर ने कहा ये करने और साल के बाद लॉयर ने कहा ये करना है। अब IAS 10 कहते हैं भाईजान केस तो वही चल रहा है ना, केस कोई नया तो अराइज नहीं हुआ। हाँ, लॉयर ने केस को ज्यादा डीपली स्टडी की है, जिसकी वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे ख्याल से केस का क्या है। और इसमें ना एक अकल भी होती है, कई दफा ना एक दो दफा जज बुला भी लेते हैं 2-3 जनवरी को, आज भाईजान क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो इसलिए साल के बाद अगर हमारे साल के बारे में लॉयर ओपिनियन बदल ले, तो मेरे ख्याल से अगर आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो अक्लमंद बनिएगा, लॉयर की लेटेस्ट ओपिनियन पे अमल कीजिएगा या ईयर एंड वाली ओपिनियन पे अमल कीजिएगा? लेटेस्ट ओपिनियन पे अमल कीजिएगा। लेकिन ये ना डिस्क्लोजर्स अपडेट होने हैं इसमें, इसमें कोई वो नहीं होना, क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री नहीं होनी। तो कौन सा सवाल है? 4। कौन सा पॉइंट है इसमें? 3। IAS 10 states that if an entity receives information after the about condition that existed at, it shall update the disclosures। क्योंकि contingent liability है ना, प्रोविजन क्यों नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा? क्योंकि लो चांस है। It relates to those conditions in the light of new information। नई इंफॉर्मेशन तो दे दी है उसने लॉयर ने। In the light of above, ML is required to disclose a, in the light of revised opinion of MS lawyer, that is 40% chance that Kate would award compensation। थोड़ी सी आएगी, आपने सुस्ती की है। Disclose a contingent liability giving brief nature of event and estimate of, ये भी उसको बताना चाहिए था। लेकिन एंट्री क्यों नहीं करनी? एडजस्ट तो शायद आप मुझे करने को कह रहे हैं, लेकिन एडजस्ट की जगह मेरे ख्याल से अगर आप इस लफ्ज़ को इस तरह कर लें कि अपडेट डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स सही कर दो। क्योंकि मैंने क्यों नहीं ईयर एंड पे डिस्क्लोज करने का सोचा होगा, और अभी तक क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है? अभी तो 15 फरवरी गुजरा है, अकाउंट्स फाइनल होते होते 3-4 महीने लग जाते हैं। चलें जी, आखिरी पॉइंट करें फिर छुट्टी। इसमें कोई कोर्ट केस भी है, एक और भी है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पेज नंबर 371।
पेज नंबर 371। हमारा ईयर एंड क्या है? अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, अकल लगाएं। साल खत्म होने के कितने दिन, पास पेपर क्वेश्चन 2, साल खत्म होने के कितने दिनों बाद द ओनर ऑफ अ करीबी बिल्डिंग, कॉलेज एज्यूम करें और करीबी बिल्डिंग, द ओनर ऑफ अ करीबी बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, मुंह खोल के उसने 5 करोड़ रुपया मांगा है। 5 करोड़ ही बनता है ना, 50 मिलियन। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, हमने उसकी बिल्डिंग को स्वीयर डैमेजेस किए हैं ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन टीएल्स हेड ऑफिस। हमारे यहाँ आग लगी थी, चलते चलते उसके यहाँ भी चिंगारियां पहुंच गई। ये आग जून में लगी थी, ये आग जून में लगी थी और उसने केस जुलाई में किया है। जब भी ईयर एंड के बाद की डेट आ जाए तो कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है? साथ IS 10। तो आग हमारे साल लगी, इस वजह से अगले साल केस हुआ ना। तो IS 10 की रोशनी में इट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। अब प्रोबेबल पॉसिबल वाली लाइनें पढ़ के कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है? IS 37। और ईयर एंड के बाद वाली डेट पढ़ के कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है? IS 10। तो दोनों को मिक्स करके ही इज ऑफ द व्यू, अब शायद IS 37 वाली बातें करने लगे। ही इज ऑफ द व्यू, अब डेट से नहीं खेल रहा। ही इज ऑफ द व्यू डेट TL वॉज नेग्लिजेंट, लॉयर का ख्याल है कि हमारा ही कसूर था इन मेंटेनिंग द फायर सेफ्टी सिस्टम, हमारा ही कसूर था, कॉलेज वालों का कसूर था, साथ वाली बिल्डिंग वाले का कोई कसूर नहीं था। अकॉर्डिंग टू TL's लॉयर, और हमारे लॉयर के मुताबिक, देयर इज अ हाई चांस, बहुत हाई चांस है डेट TL वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट, हाई चांस है कि हम केस हारेंगे। क्या बनानी है? प्रोविजन। रिलायबल एस्टीमेट वुड नीड टू पे 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। व्हाट इज अमाउंट क्लेम्ड? व्हाट इज इट्स 40%? 20। अच्छा, एक मिनट। जून का केस जुलाई में फाइल हुआ, कौन सा स्टैंडर्ड? IS 10 जरूर डिस्कस करके आएंगे। 70% प्रोबेबिलिटी डैट हम केस हारेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड? IS 37। रिलायबल एस्टीमेट कैसे निकलेगा? 50 देने या 50 का 40%? अब टाइम नहीं है, मैं बस सॉल्यूशन ज़बानी बता रहा हूं, सुन लें। The court case after the balance sheet date relates to circumstances that existed at balance sheet date। बस इतनी सी बात काफ़ी है IS 10 के लिए, छोड़े परे। Therefore it is an adjusting event। अब तफसील भी ना दें, आगे प्रोविजन में डिस्कस कर लेंगे। प्रोविजन में 3 बातें। In this case there is a present obligation due to a past event which is fire, so we will made a provision of it। As the lawyer is saying there is a high chance that we will lose the, in this case reliable estimate will be rupees 20 million। ठीक है, होमवर्क का सवाल मैंने बताना है, आप लोग जाते रहें, मैं वो सवाल बता देता हूँ।